डरावनी कहानियों का लेखक सुनने में काफी भयानक लगता है ना। और मैं आप सबसे झूठ नहीं कहूंगा, ये डरावना है भी। कम से कम शुरुआत में तो था ही। जब मैंने लिखना शुरू किया था तब मैं हमेशा सुबह के 4 से 5 बजे वाले टाइम में लिखा करता था, क्योंकि उस समय मेरा सबसे ज्यादा दिमाग चलता था और कहानी अच्छी निकलती थी। लेकिन डर के मारे मैं बाथरूम और अलमारी के दरवाजे अच्छी तरह बंद करके ये कहानियां लिखता था, क्योंकि मुझे अपनी कहानी से ही डर लगता था। कुछ वक्त के बाद मैंने अपने YouTube चैनल के लिए सच्ची कहानियों पर काम करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे मुझे असली कहानियों का पता चलने लगा, मुझे और भी ज्यादा डरावने और अविश्वसनीय केसेस का पता चलने लगा। मैं कातिल के दिमाग की जितनी गहराइयों तक जाने लगा, मुझे उतना ही ज्यादा डर लगने लगा। लेकिन ये सब ज्यादा वक्त के लिए नहीं टिका। जब एक लेखक सोच के जंगलों के बीचों बीच जाने लगता है तो उसकी संवेदनशीलता खोने लगती है। वो सुध-बुध खोकर सबसे खतरनाक कहानी लिखने लगता है। मेरा नाम गुस्तावो है और मेरे साथ ऐसा ही होता है जब तक मैंने वो अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तब जाकर मुझे असली डर के बारे में समझ आया, और उन लोगों के बारे में भी जिन्होंने ऐसे हादसों का सामना किया था। भले ही मैं उस दिन किसी बुरी बिल्ली के साथ बैकरूम में बंद नहीं हुआ, या फिर मेरा सामना उइजा बोर्ड के साथ खेल रहे किसी राक्षस नहीं हुआ, या फिर ओमेगा जैसी डार्क वेब पर कोई मुझे ढूंढ नहीं रहा था, लेकिन उस दिन मेरी जान उतने ही खतरे में थी जितने इन जगहों पर होती है। ये सब गर्मियों की रात से शुरू हुआ, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे गर्मी से सख्त 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 नफरत है। इसलिए एक चीज तो पक्की थी कि मैं परेशानी में कुछ नहीं कर पाता। मैं काफी ऐसे लेखकों को जानता हूं जो आज भी टाइपराइटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी सभी कहानियों को मैं अपने ब्लॉग में डालता हूं, इसलिए जाहिर सी बात है कि मुझे कंप्यूटर का इस्तेमाल ही करना है। मैं अपनी कुर्सी से उठा और फ्रिज से ठंडा जूस लेने चला गया। उस समय मुझे एक बात नहीं पता थी, जिसके बारे में मुझे तब पता चला जब मैं घंटों बाद अपने घर के कैमरास को चेक करता कि मैं घर पर अकेला नहीं था। मेरा दिमाग पहले से ही एक केस पर चल रहा था, और उसी के साथ साथ मैं अगली कहानी के लिए भी खोज करने लगा। मैं वापस कंप्यूटर पर बैठा और सेब का जूस का सिप लेकर मैंने फिर से लिखना शुरू कर दिया। तब तक ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया, इस बात से अनजान कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा था। हे, कैसी हो तुम? हाँ, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। मैं कल सुबह बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। बहुत बढ़िया, चलो मैं इस कहानी को खत्म करके तुम्हें स्काइप पर फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ पक्का, लव यू। एक बार फिर घंटों बाद जब मैंने अपने घर का कैमरा देखा तो मुझे मालूम हुआ कि उस रात मेरी जान एक पागल आदमी के हाथों में थी। मैंने दोबारा लिखना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक मेरा कुछ भी कंप्यूटर पर सेव किए बिना मेरे घर की लाइट चली गई। कम ऑन, क्या वाकई ऐसा मेरे घर कभी कभी होता था? क्योंकि घर का फ्यूज बॉक्स कुछ ज्यादा ही पुराना हो गया था, और अब उसे ठीक करने के लिए मुझे बेसमेंट में जाना था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो आदमी मेरे पीछे से निकल कर गया है वो ना सिर्फ सीधे बेसमेंट में गया है, बल्कि उसी की वजह से घर की सभी लाइट्स बंद हो चुकी हैं। मैं अंधेरे में बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मैं धीरे धीरे नीचे उतर रहा था ताकि मैं गिर ना जाऊं, लेकिन मुझे एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैं बहुत ही डरा हुआ था। अभी तक मैं खुशनसीब था कि लाइट हमेशा दिन में गई थी, क्योंकि रात में मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। इसलिए मैं जल्दी जल्दी में टॉर्च लेना भी भूल गया था, और दरअसल मुझे याद भी नहीं था कि मैंने उसे कहाँ रखा था। मैं एक एक करके सीढ़ी से उतरने लगा और खुद को समझाने लगा कि ये मेरा ही घर है और मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन सच तो यह था कि हर एक कदम के साथ मैं अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा खतरे में डाल रहा था। सीढ़ियां खत्म हो गई और अब मैं बेसमेंट में खड़ा था। मैं अंधेरे में ही फ्यूज बॉक्स की तरफ जाने लगा। मुझे वहां जाकर बस एक स्विच ऊपर करना था, उसके लिए मुझे रोशनी की जरूरत नहीं थी। वो स्विच जो मुझसे बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था, लेकिन उस दूरी को तय करने में ऐसा लग रहा था जैसे मीलों चलना पड़ रहा हो। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने अपने हाथ उठाकर उस स्विच को छूने की कोशिश की। लाइट वापस आ गई थी और मैंने एक चैन की सांस ली। मैं वापस आराम से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा और फिर से अपनी कहानी के बारे में सोचने लगा। क्योंकि लाइट जाने की वजह से मेरा बहुत वक्त खराब हो चुका था कि अचानक मैंने फ्यूज बॉक्स से एक आवाज आती हुई सुनी, इसलिए मैंने उसी तरफ देखने के लिए पीछे मुड़ा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा था। एक आदमी मेरे घर के अंदर घुस आया था। मैं कुछ नहीं देख पा रहा था और मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं वहां से भागा। लेकिन तेज भागने की वजह से मेरा पैर फिसला और मैं बेसमेंट की सीढ़ियों के पास जा गिरा। घबराहट और पैर में चोट लगने की वजह से मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मैं वापस उठकर सीढ़ियां चढ़ सकूं। इसलिए मैं पीछे की तरफ रेंगता हुआ आया और एक दीवार से सट कर छुप गया। बेसमेंट में सिर्फ एक छोटी सी जगह से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, लेकिन वो इतनी काबिल नहीं थी कि मैं ये समझ पाऊं कि मैं किस जगह था।
मैंने शांत रहने की कोशिश की, इस बात की कोशिश की कि थोड़ी सी भी आवाज ना हो। मैं उस आदमी को और गौर से सुनने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। वो आदमी अभी भी फ्यूज बॉक्स के पास ही खड़ा था, लेकिन अब वो मेरी तरफ आ रहा था। हर कदम किसी लोहे के पैर जैसा भारी सुनाई दे रहा था। मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी छाती को जोर से दबा लिया और ये कोशिश करने लगा कि मेरी तरफ से जरा सी भी आवाज ना निकले। मैं चाहता था कि ना तो मैं डर की वजह से लंबी लंबी सांस लूं और ना ही रो दूं। उसी के साथ साथ मेरा डर और भी पक्का होने लगा, क्योंकि वो मेरा और करीब आ चुका था। एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, वो मेरे बहुत करीब आ चुका था और अब मैं हर चीज और भी ज्यादा अच्छे से सुन पा रहा था। मेरे दिल की धड़कनें, मेरे खून का मेरे रगों में दौड़ना। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर बीते सेकंड में मैं बूढ़ा हो रहा हूं। उसके पैरों की आवाज मेरे पास आकर रुक गई। उस आदमी ने मुझे देख लिया था। अब मुझे उसके पैरों के चलने की और आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि मैं उसे सांस लेते हुए सुन पा रहा था। उसके सांस लेने में उतावलापन था, जैसे वो ठीक से सांस ना ले पा रहा हो। कम से कम उस मास्क से तो नहीं जो उसने पहना हुआ था। मैंने सोचा कि मैं उससे लड़ूंगा, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मुझे उस आदमी के पीछे जाने की आवाज आने लगी। वो मुझे ढूंढ रहा था। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और रेंगते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। बहुत धीरे धीरे। मैं ये कर सकता हूँ, मैं यहां से निकलने में कामयाब हो सकता हूँ। मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं भूल गया था कि बेसमेंट की चाबी अभी मेरे जेब में थी। मेरे इतने हिलने की वजह से वो मेरी जेब से फिसल कर एक सीढ़ी पर जा गिरी। इससे पहले वो और भी सीढ़ियों से गिरती, मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। वो आदमी मेरे तरफ भाग कर आने लगा और मैं एक आखिरी कोशिश करते हुए सीढ़ियों में भागने लगा, लेकिन उस आदमी ने मेरी टांग पकड़ ली और मुझे पीछे खींचने लगा। मैंने दरवाजे को पकड़ लिया और बहुत बार उसे लात मारी, जिस वजह से उस आदमी ने आखिरकार मुझे छोड़ दिया। जब वो गिरकर सीढ़ियों के आखिर में जा पहुंचा तो मैंने देखा कि उसने वापस मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं की। वो रोशनी अब सीधे उसके मुंह पर पड़ रही थी और वो बस मुझे घूर रहा था। मैंने बाहर से दरवाजा बंद किया और पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस मेरे घर आई और उन्होंने बेसमेंट का दरवाजा खोला, तब भी वो आदमी वैसे ही बैठा हुआ था। मास्क के नीचे वो एक आम आदमी की तरह ही था। उसमें कुछ भी अलग या अजीब नहीं था। वो एक आम चेहरा था, जो आपके किसी पड़ोसी, दोस्त या फिर किसी रिश्तेदार का भी हो सकता है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो मेरा एक फैन था और किसी तरह उसने पता लगा लिया था कि मैं कहाँ रहता था और वो मेरी जिंदगी में इन कहानियों की एक छाप छोड़ना चाहता था। आप यही सोच रहे होंगे कि क्या वो आदमी मुझे डराने आया था, है ना? मैं बस आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि उस आदमी पर कम से कम 10 खून का इल्जाम था। मैंने उस आदमी को दोबारा कभी नहीं देखा या सुना और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता था, लेकिन मुझे ये बात कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि उस दिन वो अपने मकसद में कामयाब